हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इनके बेस पे सारे इंपॉर्टेंट्स न्यूमेरिकल करे थे जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आज यूनिट फोर्थ केमिकल काइनेटिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्नेस इक्वेशन, जो लगभग बोर्ड में पूछने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, उसे आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि अर्नेस इक्वेशन होती क्या है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन का इससे क्या फंडा है, या फिर और भी जितने भी फैक्टर रहे होंगे। इसी के साथ साथ जितने भी इसमें दो चार डेफिनेशन जो इसके साथ अटैच रही होंगी, जैसे कि एक्टिवेशन एनर्जी रही हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी रही हो, ये सारी जितनी भी छोटी मोटी टर्म हैं इन्हें आज हम क्लियर करेंगे। देखिए जरा, अभी तक हमने क्या देखा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR इज इक्वल टू होती है K इंटू में क्या है, कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, कि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या रही होगी। जैसे कि मैं बोलूं कि रेट किसी भी एक रिएक्टेंट से जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, अब रिएक्टेंट से जब मेरा प्रोडक्ट बनेगा तो फर्स्ट, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने क्या देखा था कि जो रिएक्टेंट है मेरा, यानी कि रिएक्शन मेरी कब फॉरवर्ड मूव करती है, वो डिपेंड, यानी कि उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, सबसे पहली बात वो डिपेंड करता है किस बात के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। कि जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन मेरा उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरा फैक्टर क्या है कि जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है, पहली बात तो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन। सेकंड क्या करूं, इफ कंसंट्रेशन इक्वल टू मैं यूनिटी ले लूं, एक के बराबर ले लूं, तब क्या होगा, उस टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल, रेट कांस्टेंट के इक्वल, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट कांस्टेंट के ऊपर। यानी कि रेट कांस्टेंट जितना ज्यादा मेरा होगा उतनी ही ज्यादा मेरी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अब इस रेट कांस्टेंट को हम कैसे वेरी कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और इस रेट कांस्टेंट को बढ़ाने के लिए, या फिर रेट कांस्टेंट का हो या फिर रेट ऑफ रिएक्शन का हो, यहां से आगे दोनों ही बात चलेंगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी, रेट ऑफ कांस्टेंट भी, बोथ आर सिमिलर। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली इफेक्टेड किससे, रेट कांस्टेंट से, और रेट कांस्टेंट डायरेक्टली इफेक्टेड किससे है, रेट ऑफ रिएक्शन से। तो इस रेट कांस्टेंट को हम कैसे वेरी कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट को हम वेरी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। कैसे, कि टेम्परेचर को बढ़ाने से हम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। और अब इस रेट कांस्टेंट को निकालने के बेसिकली हम दो मेथड पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट वन, अप्रोक्सीमेशन मेथड। सेकेंड वन, एक्यूरेट मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड ये कहता है, अब ये अप्रोक्सीमेशन जो मेथड है ये मेरा क्या बताता है कि अगर एक रिएक्टेंट को जब हम प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यदि हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें, यदि हम क्या करें, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो सीधी सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम इस टेम्परेचर को केवल 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम 2 टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं। केवल किसकी वजह से, अगर इस टेम्परेचर को मैं केवल क्या करूं, 10 डिग्री ज्यादा इंक्रीज कर दूं तो
इन दोनों के रिलेशन को बोला जाता है क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है कि वो टेम्परेचर जब मैंने क्या करा उसमें 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया डिवाइडेड बाई में उस रिएक्टेंट का ओरिजिनल टेम्परेचर, इन दोनों के रेशियो को बोला जाता है क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इसकी जो वैल्यू प्रैक्टिकली देखी गई है वो मोस्टली देखी गई है 2 से 3 के बीच में, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम 2 से लेकर के 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं अगर केवल हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करें तो। उसके बाद कैसे ये इंक्रीज होता है, कैसे मेरे जो रिएक्टेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं टेम्परेचर देने से उनमें कैसे काइनेटिक एनर्जी आएगी, कैसे मॉलिक्यूल आपस में स्ट्राइक करेंगे, उनके बीच में कोलोजन होगा, वहीं से शुरू होती है मेरी कोलोजन थ्योरी। और जहां से बहुत सारे फैक्टर निकल करके आएंगे। पहले आप इसे यहां तक नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए एक बीकर, इसके अंदर मैंने क्या करा, H2 डाला और क्या डाला, I2 डाला। यानी कि प्रोडक्ट मेरा होना क्या चाहिए, जानते हैं कि H2 प्लस के I2 विल बी चेंज इनटू 2HI। अब ये होता कैसे, उससे पहले की चीजें हम देखते हैं। H2 के इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल रहे होंगे, ऐसे कुछ करके। सिमिलरली I2 के भी, जब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में मिक्स होंगे, दोनों रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है आपस में जब मिक्स होंगे, उस टाइम पर हम क्या देखेंगे कि जब मैं इसका टेम्परेचर यहां से इंक्रीज करना शुरू करूंगा तो क्या होंगे, इनके जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। कि मॉलिक्यूल के अंदर जब एनर्जी आएगी तो जब क्या करेंगे, ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, और जब ज्यादा एक्सपेंड करेंगे तो आपस में क्या करेंगे, कोलोजन करेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि केवल इतनी सी चीज देखी गई कि अगर मैं टाइम लूं 1 सेकंड और केवल एरिया लूं एक स्पेसिफिक एरिया, ये इतना सा एरिया जिसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ 1 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि एरिया, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, इस रीजन के अंदर यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर, इतने से ये एरिया के अंदर 1 सेकंड के अंदर अंदर अप्रोक्सीमेट 10 रेज टू पावर 26 टाइम्स तक कोलोजन हो जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच का। अब बात यह है कि जितने ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करे हैं, सभी के सभी क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे। अब जो एनर्जी निकालेंगे यही एनर्जी मेरी आगे चल के क्या होगी, रेस्पॉन्सिबल होगी प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब बात यह है कि क्या सभी के सभी जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या सभी के सभी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं सभी के सभी क्या प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां से एक बात लिखेंगे कि जितने भी मॉलिक्यूल मेरे कोलाइड करते हैं वो सभी के सभी प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, यानी कि इफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनाते। जो मुझे चाहिए प्रोडक्ट तो वो बनाएंगे, लेकिन वो इफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनाते। मैं तो क्या बोलूंगा कि नॉट ऑल द मॉलिक्यूल्स विच आर collide are
नॉट इफेक्टिव कोलाइड, कि जितने भी मेरे मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं कि वो जरूरी नहीं है कि वो सभी के सभी इफेक्टिव तरीके से कोलाइड करें। इस इफेक्टिव का क्या मतलब है, यानी कि इस इफेक्टिव की कुछ ना कुछ एक हम कह दें कि कुछ कंडीशन तो रही होंगी जिसके बेस पे मैं बोलूंगा कि हाँ भाई ये जो मॉलिक्यूल है ये इफेक्टिव तरीके से कोलाइड करा है या फिर इफेक्टिव तरीके से कोलाइड नहीं करा है। तो इस किसी भी मॉलिक्यूल को इफेक्टिव कोलाइड होने के लिए सबसे मेन दो फैक्टर जो हैं जो उसे क्रॉस करने पड़ते हैं, तभी जाके मैं कहूंगा कि हाँ ये जो मॉलिक्यूल है इन्होंने इफेक्टिवली कोलाइड करा है। जो उन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कोलिजन के टाइम पर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक प्रॉपर यानी कि इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, यानी कि वो मेरा प्रोडक्ट के लिए बहुत कम रेस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे कि अगर यहां से बोलूं मैं, उसमें से दो फैक्टर जो है उसमें से पहला हम फैक्टर पढ़ेंगे कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए जो सबसे पहला फैक्टर है वो है मेरा ओरिएंटेशन बैरियर। अब ये ओरिएंटेशन बैरियर क्या है, जैसे कि अभी जो मेरे पास एग्जांपल था उसमें क्या था कि ये एक बीकर, उसमें मैंने क्या डाला H2I2, तो होगा क्या H2 के मॉलिक्यूल देखिए, अब यहां कंडीशन देख के चलते हैं कि ये H2I2 H2I2 जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा HI, दूसरा HI, यानी कि लास्ट वन रिजल्ट क्या निकलेगा 2HI, जो क्या बनाएगा मेरा प्रोडक्ट बनाएगा। अब इस बात को समझिए कि ये तो रही एक कंडीशन। अब ऐसे ना जाने उसमें जो ये बीकर है इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे। अभी ये एक मॉलिक्यूल की मैंने शेप लिया, अब अलग मॉलिक्यूल की शेप जरा लेके देखते हैं कि जैसे ये रहा होगा H2, एक I2, समझ के चलिए क्या ये जो कोलिजन है ये इफेक्टिव होगा? नहीं, यहां से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो कुछ निकलेगा ही नहीं, या फिर प्रोडक्ट निकलेगा तो कोई अनयूजुअल प्रोडक्ट निकलेगा। या फिर तीसरी एक कंडीशन और कि जैसे ये H प्लस के क्या है I और ये एक I, अब यहां जब ये आपस में कोलाइड करेंगे कि ये मेरा HI ये तो एक प्रोडक्ट बना देगा, लेकिन बचा ये H और ये H, ये कहां पर जाएंगे? तो कहने का मतलब है कि जितने भी मॉलिक्यूल मेरे आपस में स्ट्राइक करेंगे, जितने भी मेरे कोलिजन करेंगे, वो कोलिजन एक इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, तभी जाके मेरे जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, वो कैपेबल होंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। जब तक उनकी ओरिएंटेशन, बात आ रही होगी समझ, ओरिएंटेशन से मतलब है कि एक प्रॉपर उनकी यानी टकराने की जो स्ट्रक्चर है, टकराने की एक कहें कि एक तरीका है, वो एक इफेक्टिव होना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम ओरिएंटेशन बैरियर। यानी इस बाधा को, बैरियर को, इस बाधा को उसे क्रॉस करना पड़ेगा, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो अभी हमने क्या देखा कि 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 10⁻26 मॉलिक्यूल्स थे
जो क्या हुए थे, मेरे कोलाइड हुए थे। अभी यहां पर हमने देखा कि उनमें से, अब कोलाइड तो कोलिजन तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन उनमें से जो प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी वो बहुत कम होगी, यानी आधे मॉलिक्यूल तो इतने ही यहां से बाहर हो गए जो क्या करेंगे, मेरे प्रोडक्ट ही नहीं बनाएंगे। इसका एक और सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं जो आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है कि जैसे कि CH3Br प्लस के OH नेगेटिव। देखिए दो टाइप से प्रोडक्ट क्या है कि जब ये CH3Br टूटेगा, Br क्या है 17 ग्रुप एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन से ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव लेने की टेंडेंसी, तो CH3 इसके साथ एक है Br और प्लस में क्या है ये OH, जो OH इसके ऊपर अटैक करने वाला है। दूसरे केस में CH3 यहां पर ये Br, ये नहीं। अब दोनों के केस में देखिए जरा, आप इस बात को ऐसे समझिए कि ये मेरा जो फिंगर है दिख रहा है यहां से, ये जो मेरा फिंगर है ये कोई एक कार्बन है जिसने क्या है 3 हाइड्रोजन अपने पास अटैच किए हुए, यहां है ये Br। अब बात क्या है कि OH जो नेगेटिव है वो आता है, समझिए कि अगर यहां से जैसे ये Br निकला, ये Br निकलने के बाद अगर OH नेगेटिव यहीं आकर के अटैक करता है तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि Br नेगेटिव यहां से निकलेगा, OH नेगेटिव भी यहीं आने वाला है, तो नेगेटिव नेगेटिव पहली बात तो रिपल्सन क्रिएट करेंगे, तो उसे प्रोडक्ट बनने के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। दूसरी कंडीशन हम ये लेके चलते हैं कि Br नेगेटिव यहां से निकला, अब ये क्या है पूरे कार्बन पर चार्ज कैसा आ गया मेरा पॉजिटिव। अब क्या करे कि जो मेरा OH नेगेटिव है वो दूसरी साइड से अटैक कर दे, यानी कि इसके पीछे साइड से, जिसे बोलते हैं इन्वर्जन, यानी कि ओरिएंटेशन जो होगा, जो मेरा प्रोडक्ट बनाएगा वो मोस्टली कौन सा बनाएगा, यानी कि एक में तो क्या कर रहा है कि ये जो Br है ये बाहर निकल रहा है और यहीं पर क्या आ रहा है मेरा OH आ रहा है, यानी प्रोडक्ट जो मेरा होगा। और दूसरे केस में क्या है कि यहां से तो मेरा धीमा धीमा करके ये Br निकला और पीछे से किसने अटैक किया, OH ने, यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन किसकी होगी, CH3Br की। Br मेरा यहां से निकलता रहेगा, OH कहां जुड़ जाएगा, फाइनली जो मेरा प्रोडक्ट आएगा CH3OH। Br नेगेटिव क्या है बाहर, जबकि यहां जो दिक्कत होगी वो किसकी होगी, OR की, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपल्सन क्रिएट ज्यादा करने लगेंगे। तो यही मतलब मेरा है ओरिएंटेशन बैरियर से जो उनकी कोलोजन है वो मेरा कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो आइए बात समझ। इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा फैक्टर है, दूसरा जो मेरा मेन फैक्टर है वो है एनर्जी बैरियर। कैसे कि अब वो कोलोजन तो हो गए, अब उन्होंने क्या करा, एक प्रॉपर एक शेप भी बना ली अपनी, कि मान लीजिए उन्होंने एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी हो गई। अब जो उनका जो प्रोडक्ट मतलब जो मॉलिक्यूल आपस में कोलोजन हुए हैं, जो उन्होंने आपस में जो वो कोलाइड करे हैं, क्या उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो एक प्रोडक्ट तक पहुंच पाए। जैसे कि मैं क्या बोलने वाला हूं, यानी कि दूसरा जो इसका पॉइंट है वो क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, एनर्जी बैरियर। अब एनर्जी बैरियर से क्या मतलब है, बोल के चलते हैं कि कोई भी एक रिएक्टेंट रहा होगा, ये एक रिएक्टेंट, इसे यहां प्रोडक्ट बनने के लिए कुछ अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी, ये एनर्जी चाहिए होगी कि एक रिएक्टेंट उसे प्रोडक्ट बनने के लिए क्या चाहिए होगी, उसकी एनर्जी चाहिए होगी, दैट इट इज कॉल्ड एनर्जी टेम्परेचर। अभी क्या ये बात ध्यान देने वाली थी कि रिएक्टेंट जो है यहां पर इसकी कुछ ना कुछ अपनी इनिशियल एनर्जी है,
यानी इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है यहां तक। इसे क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है? ये है एनर्जी बैरियर, जिसे उसे क्या करना है? क्रॉस करना है। इसे हम बोल देते हैं सीधा बैरियर। बैरियर तो क्या बोला? एक रिएक्टेंट को, ये रिएक्टेंट है, क्या होगा ये? अब यहां से जब इसे एनर्जी मिलनी स्टार्ट होगी, जब तक ये इस बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तब तक क्या होगा? इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं चेंज हो पाएगा। अब ये एक कंडीशन अलग है कि भाई यहां रिएक्टेंट की अपनी कुछ एनर्जी है, यहां पर इसकी एनर्जी मान लेते हैं E1। अब ये प्रोडक्ट की एनर्जी इस रिएक्टेंट से ज्यादा भी हो सकती है, इस रिएक्टेंट से कम भी हो सकती है। ये दो अलग फैक्टर है कि प्रोडक्ट मेरा यहां होगा। अब अगर इस प्रोडक्ट की एनर्जी, ध्यान देना यहां पर, अगर इस प्रोडक्ट की एनर्जी इस रिएक्टेंट से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? इसने क्या करी है? इसकी जो हीट है यहां पर ज्यादा है, यानी कि इसकी जो एनर्जी है, सॉरी मैं कहने वाला हूं, इसकी जो एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ने क्या करा? एनर्जी को गेन करा है। यहां पर जो ये प्रोडक्ट ग्राफ आएगा ये किसे बताएगा? मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन को। एंडोथर्मिक रिएक्शन को। अगर मेरी इस रिएक्टेंट की एनर्जी जो कुछ भी रही होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी अगर इससे कम है तो इसने क्या करा है? इस एनर्जी को रिलीज करा है। तो इसका मतलब ये किसके लिए होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो ये तो एक अलग फैक्टर है कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। बेसिकली अभी मैं एक कॉमन सी बात लेके चल रहा हूं कि अभी मैं यहां तक समझता हूं कि एक रिएक्टेंट मेरा प्रोडक्ट के अंदर तभी चेंज होगा, कब? जब वो इस बैरियर को क्या करेगा? क्रॉस कर जाएगा, इस बैरियर को क्रॉस करेगा। अब इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, इस बैरियर को जब वो क्रॉस करेगा तो कैसे बोलेंगे? देखिए, मान के चलिए इस बैरियर पर उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है यहां वो है, उसे कितनी चाहिए? 50 जूल। अब उसकी इनिशियल कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी है, अपनी जो एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी है, मैं मान के चला उसकी इनिशियल एनर्जी कितनी है? उस रिएक्टेंट की अपनी है 10 जूल। तो मैंने क्या बोला कि पहले उसकी जो इनिशियल एनर्जी है वो कितनी रही होगी? मान के चलिए 10 जूल। E2 जो बैरियर गेट पर उसकी एनर्जी, जिसे उसे ये एनर्जी चाहिए ही चाहिए, अगर उस बैरियर को उसे तोड़ना है तभी जाके वो क्या करेगा? इस लिमिट को क्रॉस करके अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने की कैपेबिलिटी रखेगा। अब मान के चलिए जो रिएक्टेंट यहां इस एनर्जी तक पहुंचेगा ही नहीं तो वो इस बैरियर को तोड़ेगा नहीं, वो क्या करेगा? यहीं पर, यानी कि जो मेरी कोलिजन तो होगी वो कभी भी क्या नहीं कर पाएगी? उस बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब जो हमने पहले देखे थे कि 10⁻26 टाइम्स इतने मेरे जो मॉलिक्यूल्स थे वो कोलिजन हुए थे, उनमें से कुछ की तो क्या हुई? प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हुई, यानी कि जो कोलिजन भी हुआ फिर वो प्रोडक्ट नहीं बना पाए। और दूसरा इसका इफेक्टिव मुझे तरीका क्या मिला था कि उसकी एनर्जी, कि ऐसे भी मेरे अब उनमें से क्या होंगे? कोलिजन होंगे जो प्रॉपर ओरिएंटेशन भी है, लेकिन उनकी एनर्जी क्या होगी? बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। यानी कि E2 मैंने मान के चला कितना? मान लीजिए 55 जूल। अब जो मुझे डेल E चाहिए, डेल E कितना है? डेल E इज 55 to 10 जूल। कितना बन गया मेरा? 45 जूल। अब ये जो 45 जूल आया है, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान से सुनना, इसे ही हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि वो एनर्जी जो किसी भी रिएक्टेंट को चाहिए, किसी भी रिएक्टेंट को जितने अमाउंट में एनर्जी चाहिए उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, E ऑफ A, यानी कि इसे क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या? रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी। और ये टोटल एनर्जी यहां से यहां क्या? इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि E ऑफ T। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट एनर्जी प्लस के क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि E ऑफ A प्लस के E ऑफ R, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी प्लस के रिएक्टेंट एनर्जी। अब दो कंडीशन मुझे मिली कि कोलिजन के बाद भी मेरा रिएक्टेंट कब जाके प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा? जब वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला तो ओरिएंटेशन,
प्रॉपर ओरिएंटेशन उनकी होनी चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, वो अपने एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना चाहिए। तो यहां तक नोट करिए, उसके बाद बात करते हैं। देखिए अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से मतलब क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से मतलब है कि मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन यानी कि उनका टूटना। तो मान के चलते हैं, देखिए जरा, मैंने इस फ्रैक्शन को माना कितना, 1/10, नेक्स्ट 2/10, 5/10, 7/10, 9/10। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 10 में से एक मॉलिक्यूल फ्रैक्शन। सेकंड क्या है? 2 में मतलब 10 में से 2 मॉलिक्यूल्स। आई होप ये दिख रहा होगा। यानी कि जो पहले वाला है इसे मैंने क्या बोला है, 1/10। सेकंड वाला जो है इसे क्या बोला है, 2/10। उसके बाद 7/10, 9/10। अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि 10 में से एक मॉलिक्यूल फ्रैक्शन, उनका फ्रैक्शन रेशियो 10 में से 2 मॉलिक्यूल, 10 में से 7 मॉलिक्यूल, 9 मॉलिक्यूल। अब इसका मतलब 10 में से 7 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, 10 में से एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी एनर्जी कितनी है, ये है काइनेटिक एनर्जी, ये है E1। 10 में से 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये है। 10 में से 5 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये है। 10 में से 9 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये है। इस पॉइंट पर जो एनर्जी होगी, अब ये पॉइंट मुझे बताएगा क्या, ये पॉइंट मुझे बता रहा होगा जो इसका पीक पॉइंट है, ये मुझे क्या बताएगा, ये बताएगा कि मैक्सिमम 10 में से 9 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास ये एनर्जी है। यानी कि एनर्जी को नहीं बता रहा, ये मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है जिनके पास इतनी एनर्जी होगी। समझना बात को जरा। एक होता है ये कि इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी को नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उन रेशियो है उन मॉलिक्यूल्स का, कि 10 में से 9 मॉलिक्यूल्स ऐसे रहे होंगे जिसके पास इतनी एनर्जी रही होगी। अब यहां जो एक एनर्जी बैरियर है EA, अब जितने मॉलिक्यूल्स मेरे इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे इस एनर्जी बैरियर को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, वही मेरे कैपेबल होंगे किसमें, प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल FOM, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जितने भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे उन्हें मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, तभी वो क्या होंगे, मेरा प्रोडक्ट बना पाएंगे। और वो एनर्जी है कितनी, वो एनर्जी मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e⁻⁻ EA अपॉन में RT। और जब FOM फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से मतलब है रेट से, यानी कि जो रेट रहा होगा, रेट, अगर मैं रेट निकालूंगा रिएक्शन का, तो कहने का मतलब उन्हें इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, क्या करने के लिए, अपने इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, तभी वो क्या कर पाएंगे, तभी वो अपने प्रोडक्ट में चेंज हो पाएंगे। अब यहीं से
शुरुआत होती है, यहीं से मेरी शुरुआत होती है किसकी, अर्नेस्ट इक्वेशन की। वो मुझे क्या बताने वाला है, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर नोट करो जल्दी से। वो मुझे क्या बताने वाला है कि जो रेट है, जो मेरा रिएक्शन का रेट है, वो किस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि जो मेरा रेट है, कि जो मेरा रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, e रेज टू पावर माइनस में ई ए अपॉन में क्या है, आर टी। कि जितने ज्यादा क्या करेंगे, जिनके पास मेरी एनर्जी इतनी होगी, इतनी एनर्जी उन्हें मस्ट चाहिए कि अपने रिएक्शन को क्या करने के लिए, आगे फॉरवर्ड मूव करने के लिए। अब जिनके पास ये एनर्जी नहीं है वो क्या करेंगे, बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब जो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्ट किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, इस बैरियर की एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रही है। और जब यहां से रेट ऑफ रिएक्शन बोलो या फिर के बोलो, दोनों का एक ही मतलब, जो मेरा के है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है ए, ई रेज टू पावर माइनस में ई ए अपॉन में आर टी। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोला जाता है एर्नस्ट इक्वेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे क्या बोला जाता है, एर्नस्ट इक्वेशन, जो मुझे बताता है क्या, कि जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर के डिपेंड होने से क्या इफेक्ट दिखाएगा। अभी बिल्कुल शुरू में हमने बात की थी कि टेम्परेचर से हम दो तरह के फैक्टर पढ़ते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन मेथड, एक है एक्यूरेट मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर हमने ये चीज देखी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा क्या है, डबल टू ट्रिपल टाइम्स तक बढ़ सकता है। लेकिन यहां मुझे ये क्या एक्यूरेट रिजल्ट देता है, अगर मैं यहाँ टेम्परेचर की वैल्यू रखूं तो मुझे क्या प्रॉपर बता के देगा कि मेरा रेट कांस्टेंट है कितना। रेट कांस्टेंट मींस रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, मेरा किस हिसाब से आगे रिएक्शन मूव कर रही होगी। वेयर जो के है ये क्या है मेरा, रेट कांस्टेंट। उसके बाद ए क्या है, अर्नेस्ट कांस्टेंट। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितने में लेता हूं, 8.314 क्या चीज, मोल पर केल्विन, जूल मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। उसके बाद क्या है, टी टेम्परेचर इन टर्म ऑफ किसके में, केल्विन। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब इसी इक्वेशन को हम थोड़ा ड्राइव करके पढ़ते हैं, पहले यहां तक नोट करिए। देखिए क्या रिजल्ट निकल के आया कि जो मेरा k है वो इक्वल टू है a e रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस में e a अपॉन में r t। अगर मैं क्या करूं, दोनों साइड नेचुरल लॉग लेता हूं तो, यानी टेकिंग ln बोथ साइड, तो मुझे क्या बताएगा, ln कि के ln a इंटू में e के पावर माइनस में e a अपॉन क्या होगा, आर टी। अब log m इंटू में n इक्वल टू किसके होता है, log m प्लस में log n, यानी कि एल के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस में एल एन ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन में क्या है, आर टी। यहां से एल एन के
ln a प्लस में एक्सपोनेंशियल पावर आगे माइनस में e a अपॉन में rt आगे ln और e। अब नेचुरल लॉग ln यहाँ पर है क्या, नेचुरल लॉग विद बेस e, तो ये क्या करेंगे आपस में कैंसिल आउट, लास्ट में क्या बचेगा, यानी कि ln k इज इक्वल टू है ln a माइनस में e a प्लस में rt। इसे अरेंज करूंगा तो ln k इक्वल टू है माइनस में e a अपॉन में rt प्लस के क्या होगा ln इंटू में a। अगर इस वैल्यू को जो लास्ट में मेरी वैल्यू निकल के आई इसे मैं कंपेयर करता हूं विद इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ, कैसे ln k इज इक्वल टू माइनस में e a अपॉन में r 1 अपॉन में t प्लस में ln इंटू में a। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस के c। दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा तो यहां से y इक्वल टू किसके है दिस, x इक्वल टू किसके है 1 अपॉन में t। ये जो है ये मेरा क्या बताएगा स्लोप को, और ये क्या बताएगा कांस्टेंट को, यानी कि कांस्टेंट को। इसका मतलब अब मैं करूंगा क्या, x एक्सिस पर ड्रॉ करूंगा मैं 1/t, y एक्सिस पर ड्रॉ करूंगा किसकी वैल्यू में ln यानी k की वैल्यू ड्रॉ करूंगा, यानी कि ये ग्राफ मुझे क्या बताएगा, x एक्सिस पर ड्रॉ करूंगा मैं 1/t की वैल्यू, y एक्सिस पर किसकी वैल्यू ड्रॉ होगी ln k की वैल्यू। अब यहां जो माइनस है यानी कि जो स्लोप है मेरा m है, ये क्या बता रहा है मेरा स्लोप, स्लोप विल भी क्या है मेरा नेगेटिव, और स्लोप नेगेटिव का मतलब है कि जो मेरा एंगल है वो कहां रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि इन ए डिक्लाइन स्टेट है। तो कहने का मतलब यहां से मेरा रिलेशन निकल के आया किसके बीच में, ln k के बीच में और 1/t के बीच में। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है, और यूनिट 4 के यानी केमिकल काइनेटिक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो लगभग आज हम खत्म कर चुके हैं। इसके बाद फिर भी अगर कोई टॉपिक मेरे से रह गया हो या फिर आपका कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आते हैं या फिर मेरे द्वारा जो दिए गए कंसेप्ट आपको कुछ भी ठीक लगते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो बच्चे फिलहाल इस क्वारंटाइन के टाइम पर अपने घर बैठे हुए हैं वो कम से कम इस वीडियो को देख करके अपनी जो आगे की पढ़ाई है उसे आगे बढ़ा सकें। तो इसी के साथ लेक्चर आज ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।